यूपीएससी मेन 2024 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 लेक्चर 2 पहला प्रश्न एक विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट होती है, जिसे विभिन्न समितियों जैसे लॉ कमीशन, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग ने भी रेखांकित किया है। वर्तमान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अलग अलग समय पर चुनाव होने से प्रशासनिक व्यय, मानव संसाधन और विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। लॉ कमीशन 2018 ने सुझाव दिया कि समानांतर चुनावों से खर्च में कमी आएगी और नीति निर्माण में स्थायित्व रहेगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने हेतु मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सुधार, चुनावी खर्च की निगरानी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर रोक जैसे उपाय सुझाए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे प्रस्तावों की सफलता के लिए संवैधानिक संशोधनों, राजनीतिक सहमति और पर्याप्त तकनीकी तैयारी की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के साथ साथ प्रशासनिक दक्षता भी सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न 2 लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं? उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। लोक अदालत और मध्यस्थता अधिकरण वैकल्पिक विवाद समाधान ADR की विधियां हैं, जिनका उद्देश्य न्याय प्रणाली पर बोझ कम करना है। लोक अदालत पीपल्स कोर्ट न्यायिक प्रणाली द्वारा संचालित होती है, जहां पक्षकार आपसी सहमति से विवाद सुलझाते हैं। यह त्वरित, सस्ता और अनौपचारिक तरीका है, विशेषतः दीवानी मामलों और कंपाउंडेबल आपराधिक मामलों में। मध्यस्थता अधिकरण आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल एक अर्धन्यायिक निकाय होता है, जिसमें स्वतंत्र मध्यस्थ विवाद का निपटारा करते हैं। यह सामान्यतः वाणिज्यिक या संविदात्मक विवादों के लिए उपयुक्त है। इसका निर्णय बाध्यकारी होता है और इसे कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है। अंतर: लोक अदालत सार्वजनिक मंच पर कार्य करती है, जबकि मध्यस्थता अधिकतर निजी रूप में होती है। लोक अदालत केवल सहमति से निर्णय देती है, परंतु मध्यस्थ एकपक्षीय निर्णय दे सकता है। ये दोनों मुख्यतः दीवानी मामलों को देखते हैं। आपराधिक मामलों में केवल संघीय कंपाउंडेबल अपराध लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं, मध्यस्थता में नहीं। अगला प्रश्न 3 कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैबिनेट प्रणाली विशेषतः ब्रिटेन और भारत जैसे संसदीय लोकतंत्रों में व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता को प्रभावित करती है। सिद्धांततः संसद सर्वोच्च होती है, परंतु कैबिनेट मंत्रिपरिषद, जो संसद में बहुमत रखने वाली पार्टी द्वारा गठित होती है, नीति निर्धारण और शासन संचालन में वास्तविक शक्ति केंद्र बन जाती है। चूंकि कैबिनेट संसद में बहुमत प्राप्त करती है, वह विधायी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखती है, जिससे संसद महज एक औपचारिकता बन जाती है। सांसदों को पार्टी व्हीप के अनुसार मतदान करना पड़ता है, जिससे स्वतंत्र विचार और बहस सीमित हो जाती है। इस प्रकार संसद की निरीक्षणात्मक भूमिका कमजोर पड़ जाती है। विपक्ष की कमजोरी और मजबूत कार्यपालिका के चलते यह प्रवृत्ति और प्रबल होती है। अतः कहा जा सकता है कि कैबिनेट प्रणाली के व्यावहारिक प्रभाव में संसदीय सर्वोच्चता सैद्धांतिक रूप तक सीमित हो गई है और निर्णय लेने की शक्ति कैबिनेट के हाथों केंद्रित हो गई है। अगला प्रश्न 4 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148-151 के तहत स्थापित एक संवैधानिक प्राधिकरण है,
जो सार्वजनिक व्यय की लेखा परीक्षा करता है। परंपरागत रूप से यह समझा जाता था कि कैग केवल यह सुनिश्चित करता है कि व्यय विधि अनुसार स्वीकृत है या नहीं, परंतु आज उसकी भूमिका केवल वैधता तक सीमित नहीं है। कैग अब यह भी मूल्यांकन करता है कि सरकारी व्यय औचित्यपूर्ण, दक्ष और प्रभावी है या नहीं। वह यह देखता है कि क्या संसाधनों का उचित उपयोग हुआ, क्या उद्देश्यों की प्राप्ति हुई और क्या खर्च से अपेक्षित लाभ प्राप्त हुए। इसे प्रदर्शन लेखा परीक्षा कहा जाता है। इस व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से कैग सार्वजनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करता है और शासन में पारदर्शिता व कुशलता सुनिश्चित करता है। अतः यह कथन उचित है कि कैग का कार्य केवल व्यय की वैधता ही नहीं, बल्कि उसके औचित्य की भी समीक्षा करना है। अगला प्रश्न 5. स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। स्थानीय निकाय, जैसे पंचायतें और नगरपालिकाएं, स्थानीय स्तर पर सुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्थाएं नागरिकों की भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा प्रदाय की दक्षता को बढ़ावा देती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल प्रबंधन जैसी सेवाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में इनकी भूमिका अहम होती है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी निकायों में विलय करने के कुछ फायदे हैं। सेवा वितरण में एकरूपता और समन्वय बढ़ता है। योजना और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होता है। तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों को बेहतर ढांचा मिलता है। नुकसान भी हैं। ग्रामीण मुद्दों की अनदेखी हो सकती है। प्रशासनिक बोझ और जटिलताएं बढ़ सकती हैं। ग्रामीण जनसंख्या की सहभागिता और पहचान कमजोर हो सकती है। इसलिए विलय से पहले सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6. कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट भारत में सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, दिव्यांगजन सहायता, ग्रामीण विकास जैसे अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से सीधे जुड़े होते हैं। सरकारी तंत्र की सीमाओं को पूरा करते हुए ये ट्रस्ट उन वर्गों तक सेवाएं पहुंचाते हैं जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उनके माध्यम से निजी संसाधनों का सामाजिक हित में उपयोग होता है, जिससे विकास अधिक समान, समावेशी और स्थायी बनता है। साथ ही ये ट्रस्ट जनभागीदारी को बढ़ावा देते हैं और नवाचार, जागरूकता तथा सेवा प्रदाय की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं। हालांकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। अतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट, यदि प्रभावी ढंग से संचालित हों, तो भारत के समावेशी विकास में एक सशक्त सहयोगी बन सकते हैं। अगला प्रश्न। 7. निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। निर्धनता और कुपोषण एक दूसरे को बढ़ावा देने वाला विषाक्त चक्र बनाते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और उत्पादकता, पर गंभीर प्रभाव डालता है। निर्धनता के कारण लोग पोषक आहार नहीं ले पाते, जिससे कुपोषण बढ़ता है। कुपोषित व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर होता है, जिससे उसकी आय क्षमता घटती है और निर्धनता बनी रहती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 1. पोषण मिशनों, जैसे पोषण अभियान, को सशक्त करना। 2. ICDS,
मध्याह्न भोजन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार। 3. स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता की यूनिवर्सल पहुंच सुनिश्चित करना। 4. शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा आय बढ़ाने के अवसर देना। 5. महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित योजनाएं लागू करना। समन्वित और बहुक्षेत्रीय प्रयासों से ही इस चक्र को तोड़ा जा सकता है और मानव पूंजी का सतत विकास संभव है। अगला प्रश्न 8. प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट्स शासन और जनता के बीच सेतु होते हैं। वे नीतियों के क्रियान्वयन, सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन और सेवा प्रदाय में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट पर जनता का विश्वास बना रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि लोक सेवकों की ईमानदारी पर संदेह हो, तो शासन की वैधता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी प्रश्न उठते हैं, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। भ्रष्टाचार, पक्षपात, उदासीनता जैसी प्रवृत्तियां जन विश्वास को क्षति पहुंचाती हैं। इसके विपरीत यदि लोक सेवक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील हों, तो जनता का लोकतंत्र में भरोसा मजबूत होता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रशासन में नैतिकता, आचार संहिता, प्रभावी निगरानी और प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाए, ताकि लोक धारणा सकारात्मक बनी रहे और लोकतांत्रिक शासन सुचारू रूप से संचालित हो सके। अगला प्रश्न 9. पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। हाल के वर्षों में पश्चिमी देशों ने चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर अत्यधिक निर्भरता को एक रणनीतिक जोखिम माना है, विशेषतः कोविड-19 महामारी और चीन विश्व संबंधों में तनाव के बाद। इस संदर्भ में भारत को एक विकल्प और रणनीतिक सहयोगी के रूप में उभारा जा रहा है। उदाहरणार्थ, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भागीदारी बढ़ी है। क्वाड समूह के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया गया है। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित कर रही हैं, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो रही है। इसके अतिरिक्त भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ताएं और भारत अमेरिका टेक डिकूपलिंग प्रयास भारत की भूमिका को और सुदृढ़ करते हैं। इस प्रकार भारत को न केवल उत्पादन केंद्र बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न 10. मध्य एशियाई गणराज्यों C.A.S के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भूराजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। मध्य एशियाई गणराज्यों C.A.S कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध तेजी से विकसित हो रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से भारत इन देशों के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाकर क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना चाहता है। आर्थिक रूप से ऊर्जा संसाधनों, तेल, गैस और परिवहन कनेक्टिविटी, चाबहार पोर्ट, सियाचिन के माध्यम से भारत की निर्भरता कम करने के प्रयास हैं। रणनीतिक स्तर पर चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय भूराजनीति में C.A.S का स्थान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाला पुल है। वैश्विक स्तर पर ये गणराज्य रूस, चीन और पश्चिम के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। भारत की सहभागिता से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था मजबूत होती है और भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ता है।
अतः भारत के लिए C.S के साथ संबंध रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 11 अभी हाल में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना और दंडित करना है, ताकि इन परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। यह अधिनियम विशेष रूप से सरकारी भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनईटी, जी, क्यूएट आदि में कदाचार और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया है। मुख्य उद्देश्य 1. अनुचित साधनों की रोकथाम, प्रश्न पत्र लीक, उत्तर कुंजी की अनधिकृत पहुंच, परीक्षा केंद्रों में व्यवधान डालना, फर्जी वेबसाइट बनाना और फर्जी परीक्षा आयोजित करना जैसे कृत्यों पर नियंत्रण। 2. दंडात्मक प्रावधान, दोषियों के लिए 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, संगठित अपराधों में शामिल व्यक्तियों के लिए 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। 3. सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी, परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 4 साल तक परीक्षा संचालन से प्रतिबंध। 4. संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य अपराध, सभी अपराधों को गंभीर अपराध माना गया है, जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव है और समझौता नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं। यह अधिनियम मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनईटी, जी, क्यूएट आदि। हालांकि राज्यों को यह अधिनियम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि राज्य स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं में भी अनुचित साधनों पर नियंत्रण पाया जा सके। निष्कर्ष: यह अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में समानता आएगी। अगला प्रश्न 12. निजता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कारमंडल बनाम भारत संघ पुत्तास्वामी केस में निजता को मौलिक अधिकारों में शामिल कर इसे जीवन के स्वाभाविक और आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी। निजता का अधिकार न केवल व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता की रक्षा करता है, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वायत्तता को भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए निजता का अधिकार यह दर्शाता है कि व्यक्ति के शरीर, मानसिकता और उसकी पहचान से जुड़े निर्णयों में सरकार या किसी अन्य बाहरी हस्तक्षेप की सीमा होती है। यह अधिकार गर्भस्थ शिशु के जीवन के संरक्षण के साथ साथ उसके संबंधों की भी रक्षा करता है। गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण का कानूनी महत्व बढ़ रहा है। डीएनए परीक्षण पितृत्व विवादों को वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से सुलझाने का प्रभावी साधन है। भारतीय विधि में, विशेषकर प्रमाण अधिनियम 1872 के तहत डीएनए परीक्षण को वैध सबूत माना जाता है। हालांकि निजता अधिकार के अंतर्गत डीएनए परीक्षण के लिए व्यक्ति की सहमति आवश्यक है। बिना सहमति के जबरन परीक्षण करना निजता का उल्लंघन माना जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया में डीएनए परीक्षण तब किया जाता है जब अदालत पितृत्व की पुष्टि हेतु आदेश देती है।
यह परीक्षण न्याय की खोज में वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करता है, जिससे न केवल बच्चों के अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि पारिवारिक विवादों का न्याय संगत समाधान भी संभव होता है। संक्षेप में, निजता का अधिकार जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और डीएनए परीक्षण पितृत्व सिद्धि में एक वैज्ञानिक और कानूनी उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिसमें निजता का सम्मान एवं सहमति अनिवार्य है। अगला प्रश्न 13। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं? संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो संघवाद को सुदृढ़ करने और केंद्र तथा राज्यों के बीच विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से हैं। हालिया बदलाव 1। वित्तीय विकेंद्रीकरण में वृद्धि। केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% किया है, जिससे राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिली है। 2। केंद्रीय योजनाओं का सरलीकरण। केंद्रीय योजनाओं जैसे पीएमजीएसवाई में राज्यों को अधिक लचीलापन दिया गया है, जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को लागू कर सकते हैं। 3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020। हालांकि यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय ढांचा प्रस्तुत करती है, कुछ राज्यों ने इसे अपनी क्षेत्रीय और भाषाई विविधताओं के खिलाफ माना है, जिससे राज्य की स्वायत्तता पर प्रश्न उठे हैं। 4। दिल्ली सेवा विधेयक 2023। इस विधेयक ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया है, जिससे दिल्ली की स्वायत्तता पर सवाल उठे हैं। 5। वित्त आयोग की सिफारिशें। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे अपर्याप्त माना है। संघवाद को सुदृढ़ करने और विश्वास बढ़ाने के उपाय। 1। सामूहिक शासन को बढ़ावा देना। केंद्र और राज्यों के बीच नियमित संवाद और सहयोग से सामूहिक शासन को बढ़ावा देना चाहिए। 2। वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि। राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और संसाधन आवंटन में पारदर्शिता प्रदान करनी चाहिए। 3। स्थानीय शासन की सशक्तिकरण। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और संसाधन प्रदान करने चाहिए। 4। संवैधानिक सुधार। संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची की समीक्षा कर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को स्पष्ट करना चाहिए। 5। न्यायिक हस्तक्षेप। राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा विलंबित सहमति देने की प्रथा को समाप्त करना चाहिए, जैसा कि हाल ही में तमिलनाडु मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। इन उपायों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास बढ़ाया जा सकता है, जिससे भारतीय संघवाद को सुदृढ़ किया जा सकेगा। अगला प्रश्न 14। भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके परिणामस्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में जनहित याचिकाओं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस PILs के बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है लोकतंत्र में सामाजिक जागरूकता और अधिकारों के प्रति बढ़ती समझ। कमजोर और वंचित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए न्यायपालिका ने PIL को एक प्रभावी माध्यम बनाया। इसके अलावा सरकारी नीतियों और व्यवस्थाओं में दोष, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संकट, मानवाधिकार उल्लंघन जैसी गंभीर समस्याएं भी PIL की संख्या बढ़ाने में सहायक रही हैं। PIL के जरिए आम नागरिक, समाजसेवी संगठनों और मीडिया ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। परिणामस्वरूप भारत का सर्वोच्च न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका में से एक के रूप में उभरा है। न्यायालय ने केवल कानूनी विवादों के निपटारे तक सीमित नहीं रहकर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका निभाई है। उसने विधायिका और कार्यपालिका की नीतियों और कार्यों की समीक्षा की, ताकि संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि
इसकी व्यापक शक्तियों के कारण आलोचना भी हुई है कि न्यायपालिका ने कई बार नीति निर्धारण और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप किया, जिससे सुपर लेजिस्लेटिव या सुपर एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभाई। इस प्रकार भारत का उच्चतम न्यायालय न्यायिक सक्रियता के कारण शक्तिशाली तो है, लेकिन इसकी भूमिका संतुलित और संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहनी चाहिए। संक्षेप में, जनहित याचिकाओं के कारण न्यायपालिका की भूमिका व्यापक हुई है, जिससे भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक प्रभावशाली और शक्तिशाली संस्थान बन गया है। अगला प्रश्न 15 भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करता और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अनुच्छेद 25 से 28 तक के फंडामेंटल राइट्स में निहित है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं। भारत की धर्मनिरपेक्षता सक्रिय और समावेशी है, जहां राज्य सभी धर्मों को सम्मान देता है और उनके धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक संस्थान कानून के दायरे में रहें और धर्म के नाम पर भेदभाव न हो। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है समता और सहिष्णुता, न कि धर्म का परित्याग। यह देश की बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुआ है। अमेरिकी संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मुख्यतः प्रथम संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट, के तहत आता है, जहां एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज और फ्री एक्सरसाइज क्लॉज शामिल हैं। अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता का मतलब है रुकावट की दीवार, वॉल ऑफ सेपरेशन, राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन। अमेरिका में सरकार धर्म को प्रोत्साहित या रोक नहीं सकती और धार्मिक संस्थान पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। तुलना में भारत की धर्मनिरपेक्षता समावेशी और सक्रिय है, जो सभी धर्मों के बीच समता और संवाद को बढ़ावा देती है। अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता निष्पक्ष और पृथक है, जहां धर्म और राज्य पूरी तरह अलग हैं। इस प्रकार दोनों देशों की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप विकसित हुई है, लेकिन उद्देश्य समान, धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य की निष्पक्षता को साधती हैं। अगला प्रश्न 16 नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं। उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नागरिक केंद्रित प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन्स चार्टर, एक ऐतिहासिक और प्रभावी पहल रही है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और त्वरित बनाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर सेवा मिल सके। इसके तहत सेवाओं के मानक निर्धारित किए जाते हैं और नागरिकों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की जाती है। हालांकि नागरिक अधिकार पत्र अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है। इसके पीछे कई बाधाएं हैं। 1 जागरूकता की कमी। आम नागरिकों में अधिकार पत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी और जागरूकता नहीं है, जिससे वे अपनी शिकायतें या सुझाव सही समय पर नहीं दे पाते। 2 प्रशासनिक मनोवृत्ति। कई सरकारी अधिकारियों में जवाबदेही और सेवा प्रदर्शन को लेकर गंभीरता की कमी होती है। 3 पारदर्शिता का अभाव। अधिकार पत्र में घोषित मानकों का पालन न होना और शिकायत निवारण तंत्र का कमजोर होना नागरिकों का विश्वास कम करता है। 4 संसाधनों की कमी। आवश्यक वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधनों का अभाव भी सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। 5 अनुपालन की कमी। कोई सख्त निगरानी या दंडात्मक प्रावधान न होने के कारण अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन होता रहता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय। सतत जागरूकता अभियान। नागरिकों को अधिकार पत्र और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना। प्रशासनिक प्रशिक्षण। अधिकारियों को जवाबदेही और सेवा उत्कृष्टता के लिए नियमित प्रशिक्षण देना। तकनीकी उन्नयन।
शिकायत निवारण और सेवा वितरण में डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाना। सख्त निगरानी तंत्र, अधिकार पत्र के पालन के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षण समिति और दंडात्मक प्रावधान लागू करना। संसाधन वृद्धि, सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु पर्याप्त बजट और कर्मियों की व्यवस्था करना। संक्षेप में, नागरिक अधिकार पत्र एक सशक्त उपकरण है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता, जवाबदेही, संसाधन और निगरानी को मजबूत करना आवश्यक है। इससे ही नागरिक केंद्रित प्रशासन का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। अगला प्रश्न 17। लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके। उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय राज्य को लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को तृणमूल स्तर तक विस्तारित करने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। बाजारीकरण से स्वास्थ्य सेवाएं महंगी, असमान और अल्पसुलभ हो जाती हैं, जिससे गरीब और वंचित वर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। राज्य द्वारा उठाए जा सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय। 1. सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट में वृद्धि। राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाना चाहिए ताकि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता और संख्या बढ़ाई जा सके। इससे सभी वर्गों को सस्ती और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी। 2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को मजबूत बनाना। ग्रामीण और शहरी तृणमूल स्तर पर PHCs और उपकेंद्रों को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित कर्मी और आधुनिक उपकरण प्रदान करना। 3. स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या और कौशल विकास। पर्याप्त डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती और नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। 4. टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा अभियान। व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और रोकथाम के उपाय गांव-गांव तक पहुंचाना। 5. टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। दूर-दराज इलाकों में डिजिटल माध्यमों से विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध कराना। 6. नीति निर्माण में लोक सहभागिता। स्थानीय समुदायों को स्वास्थ्य नीतियों और योजनाओं में शामिल कर उनकी जरूरतों के अनुरूप सेवा प्रदान करना। 7. निजी क्षेत्र के साथ सहयोग। निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं को नियमन में लाते हुए उनकी सेवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ जोड़ना। निष्कर्ष। राज्य की सक्रिय भूमिका, व्यापक वित्तीय समर्थन और समुदाय की भागीदारी से ही भारतीय लोक स्वास्थ्य प्रणाली को बाजारवाद के दुष्प्रभावों से बचाकर सबके लिए समान और सुलभ बनाया जा सकता है। यह कदम सामाजिक न्याय और समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 18. ई-गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतरक्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई-गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ई-गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में केवल डिजिटल तकनीकों का उपयोग ही नहीं, बल्कि नागरिकों और सरकार के बीच पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाने वाली विविध अंतरक्रियाओं इंटरैक्शंस का भी महत्व है। इस संदर्भ में ई-गवर्नेंस का इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो सेवा प्रदायगी को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाता है। इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल के मूल्यांकन में निम्न बिंदु महत्वपूर्ण हैं। 1. पारदर्शिता में वृद्धि। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को उनकी सेवाओं की स्थिति, आवेदन की प्रगति, भुगतान विवरण आदि की वास्तविक समय जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावना कम होती है। 2. जवाबदेहिता का सशक्तिकरण। सेवा प्रदाताओं के कार्यों का रिकॉर्ड रहना, शिकायत निवारण तंत्र का डिजिटलीकरण और नागरिक प्रतिक्रिया के त्वरित निस्तारण से प्रशासनिक जवाबदेहिता बढ़ती है। 3. सहभागिता और संवाद। नागरिक ई-पोर्टल, मोबाइल ऐप, चैटबॉट और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से संवाद कर सकते हैं, जिससे नीति निर्माण और सेवा सुधार में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। 4. सेवा की सहजता और गति। ऑनलाइन फॉर्म,
भुगतान और सेवा प्राप्ति की प्रक्रियाएं सरल और तीव्र होती हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। 5. डिजिटल समावेशन। हालांकि मॉडल की सफलता के लिए डिजिटल साक्षरता और पहुंच आवश्यक है, लेकिन इसे अधिक समावेशी बनाने के लिए लोकल भाषा समर्थन, ऑफलाइन सहायता केंद्र और मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन अपनाए जा रहे हैं। संक्षेप में, ई-गवर्नेंस का इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नागरिक सहभागिता को बढ़ाकर प्रशासन को अधिक कुशल और लोकतांत्रिक बनाता है। यह मॉडल केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक और सामाजिक क्रांति है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न 19. आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति (CTC) और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आतंकवाद आज विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर और जटिल खतरा बन गया है। आतंकवादी गतिविधियां सीमाओं के पार प्रभाव डालती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक सुरक्षा आवश्यक हो जाती है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति काउंटर टेररिज्म कमेटी (CTC) की भूमिका महत्वपूर्ण है। CTC की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। 1. नीति निर्माण और निगरानी। CTC आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और मानकों को विकसित करता है और सदस्य देशों की सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। इससे देशों में आतंकवाद निरोधी कानून और प्रयासों में समन्वय बढ़ता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा। CTC सदस्य देशों के बीच सूचना साझा करने, सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करने और वित्तीय संसाधनों के आतंकवादी उपयोग को रोकने के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इससे आतंकवाद के वैश्विक नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलती है। 3. सीमित संसाधन और राजनीतिक चुनौतियां। हालांकि CTC की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल एक निगरानी और सलाहकार संस्था है, जिसके पास सीधे कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा, कुछ सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और संप्रभुता के मुद्दे आतंकवाद के व्यापक मुकाबले में बाधक हैं। 4. अन्य निकायों के साथ समन्वय। CTC के साथ साथ अन्य UN निकाय जैसे UNODC, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स और अपराध कार्यालय और CTED, काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट, भी आतंकवाद निरोध में सक्रिय हैं, जो विशेषज्ञ सहायता और तकनीकी मदद प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ समन्वित प्रयासों को बढ़ावा दिया है, लेकिन उसकी प्रभावशीलता देशों की राजनीतिक प्रतिबद्धता और संसाधनों पर निर्भर करती है। आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ठोस नीति क्रियान्वयन आवश्यक है। अगला प्रश्न 20. वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भूराजनीतिक और भूरणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। मालदीव का भारत के लिए भूराजनीतिक और भूरणनीतिक महत्व अत्यंत उच्च है, खासकर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में। मालदीव हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है, जो मध्य पूर्व से भारत और चीन तक तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों के निरंतर प्रवाह का मार्ग है। इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहां से गुजरने वाले समुद्री रास्ते विश्व के समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मालदीव के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध भारत को हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जो चीन के वन बेल्ट वन रोड (OBR) पहल के तहत क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता को संतुलित करता है। मालदीव में रणनीतिक आधार और पोर्ट परियोजनाएं भारत को समुद्री रक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करती हैं। यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में निम्नलिखित प्रकार से प्रभाव डालता है। 1. समुद्री सुरक्षा। भारत मालदीव सहयोग समुद्री डकैती, आतंकवाद
और अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करता है, जिससे समुद्री स्थिरता बनी रहती है। 2. क्षेत्रीय स्थिरता। मालदीव के साथ सामरिक साझेदारी दक्षिण एशिया में सुरक्षा संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। 3. प्रतिस्पर्धात्मक दबाव। चीन और अन्य बाहरी शक्तियों की हिंद महासागर में बढ़ती उपस्थिति से भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए मालदीव के साथ कूटनीतिक और सुरक्षा संबंध मजबूत करने पड़ते हैं। संक्षेप में, मालदीव भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संबंध भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करता है।